क्या अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम बेचेगा तुर्की? एर्दोगान के खास के बयान से सनसनी, खुद का भी बना रहा एयर डिफेंस सिस्टम। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर रूसी बमबारी। जेलेंस्की बोले रूस में घुसकर हमला कर रही हमारी सेना। इसी के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश से भागकर आई शेख हसीना का पहली बार तख्ता पलट पर बयान, किस देश को ठहराया जिम्मेदार, बता दिया साफ। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की के एक ताकतवर राजनेता और पूर्व मंत्री केविट केगलर ने कहा है कि उनका देश रूस से खरीदे गए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। केगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की इसे पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बदले उसे अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि तुर्की ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो S-400 के बिना अपनी स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की योजना की घोषणा की, जिसे स्टील डोम कहा जाता है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि नाटो सदस्य तुर्की रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से दूरी बना सकता है। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे एक्टिव या चालू नहीं किया। यह सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल फांक रहा है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। दिसंबर 2023 में तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर यासर गुलेर ने स्पष्ट किया था कि रूस से खरीदी गई S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सेना के भंडार में रहेगी और जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रूस से तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद ने कई सवाल खड़े किए थे। तुर्की नाटो सदस्य देश है जिसके अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य संबंध है। नाटो का गठन ही रूस के खिलाफ किया गया है। ऐसे में रूस से उसके एयर डिफेंस को खरीदना और उसे तैनात करना बाकी सदस्य देशों खासकर अमेरिका को चिढ़ाने जैसा था। अमेरिका का मानना था कि रूस में बना S-400 मिसाइल सिस्टम उसके F-35 प्रोग्राम को खतरे में डाल देगा, जिसका तुर्की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हालांकि अमेरिका की कई चेतावनियों के बावजूद तुर्की ने 2017 में रूस के साथ S-400 खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2 साल बाद डिलीवरी भी हासिल की। 2019 में S-400 की डिलीवरी होते ही अमेरिका ने तुर्की के डिफेंस सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से हटा दिया। तुर्की ने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान की जगह रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चुना, जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। हालांकि खरीद में दिखाई गई जल्दबाजी के बावजूद तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक तैनात नहीं किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तुर्की ने अमेरिका के और अधिक प्रतिबंधों के खतरे और भविष्य में अपनी हवाई शक्ति को बढ़ाने में उसके सहयोग को देखते हुए S-400 को अपने मिसाइल डिफेंस नेटवर्क में शामिल नहीं किया है। दरअसल पूर्व मंत्री केविट केगलर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तुर्की को S-400 को किसी तीसरे देश को बेचकर इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। केगलर ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर मैं होता तो मैं S-400 बेचता। उन्होंने कहा कि ऐसे देश हैं जो इस सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या तुर्की अपने साझेदार अजरबैजान को S-400 बेच सकता है, केगलर ने कहा, नहीं, पाकिस्तान उन्हें खरीदेगा, भारत उन्हें खरीदेगा। भले ही वो दशकों से पद से बाहर है, लेकिन नवंबर 2015 में सीरियाई सीमा पर तुर्की द्वारा रूसी बॉम्बर को मार गिराए जाने के बाद तुर्की और रूस के बीच गंभीर रूप से तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में केगलर की अहम भूमिका थी। उनके काम को मान्यता देते हुए रूस ने उन्हें 2017 में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित किया। इसलिए तुर्की द्वारा S-400 बेचने पर रूस की प्रतिक्रिया के बारे में उनका सुझाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। संभावित बिक्री के लिए जमीन तैयार करते हुए केगलर ने कहा कि S-400 बेचने से तुर्की को आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में
फिर से शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जिससे वाशिंगटन ने 2019 में निकाल दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रूस के साथ किसी तीसरे देश को सिस्टम की संभावित बिक्री के लिए बातचीत करेंगे, तो कैगलर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की को S-400 को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए रूस से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि तुर्की के किसी तीसरे देश को S-400 मिसाइल सिस्टम बेचने की संभावना दूर की कौरी लगती है, क्योंकि एर्दोगान प्रशासन ने अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस रूसी सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता है। इसके उलट तुर्की ने अभी तक ऐसी सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। तुर्की ने इस साल जनवरी में ही अमेरिका को F-16 को अंकारा को बेचने के लिए मना लिया था। अमेरिका ने भी स्वीडन के नाटो सदस्यता के बदले में तुर्की को F-16 बेचने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि तुर्की ने अपने पुराने F-16 को आधुनिक बनाने के लिए अपग्रेड किट और गोला बारूद की संख्या को कम कर दिया है और वर्तमान में यूरोफाइटर टाइफून पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की की नजर F-35 लाइटनिंग II जेट के संभावित अधिग्रहण पर भी है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे रूसी S-400 से छुटकारा पाना जरूरी है। दरअसल इस साल जनवरी में अमेरिका की कार्यवाहक उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि तुर्की F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल हो सकता है, बशर्ते S-400 समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि तुर्की इस मुद्दे पर अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर रहा है। इस साल मई में तुर्की रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि अंकारा रूस से खरीदी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को किसी दूसरे देश से संभवत यूक्रेन को देने का इरादा रखता है। उन्होंने CNN तुर्क पर कहा, किसी भी देश को S-400 ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं उठता। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन के कीव में रविवार रात भर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले में 4 वर्षीय लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन के राज्य आपातकालीन सेवा के अनुसार रूस ने कीव के बोरोविरी जिले के एक आवासीय क्षेत्र में कई मिसाइलें दागी, जिससे वहां इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और इसके मलबे से 35 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके बेटे का शव बरामद किया गया। रूस के हमले में जिले के अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब यूक्रेन की सेना ने अप्रत्याशित रूप से रूसी क्षेत्र में घुसकर कार्रवाई कर रही है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख सेरिही पोपको ने कहा कि रूस ने इस महीने में दूसरी बार यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाया है। पोपको ने कहा कि रूस की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें राजधानी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इससे उपनगर प्रभावित हुए, जबकि राजधानी की ओर लक्ष्य साध रहे ड्रोनों को मार गिराया गया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन की ओर से कुर्स्क, ओरोनिश, बेलग्रोड, ब्रायांस्क और ओरियोल क्षेत्रों में भेजे गए 35 ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के क्षेत्रों में किए गए हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र के अंदर घुसकर हमला कर रही है। ज़ेलेंस्की ने शनिवार को अपने रात्रिकालीन टेलीविजन संबोधन में कहा कि यूक्रेनी सेना आक्रमणकारियों के क्षेत्र में युद्ध को आगे बढ़ा रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की का यह बयान रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेन की सीमा पार घुसपैठ की पहली सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाता है, जो कथित रूप से 6 अगस्त से शुरू हुई थी। यूक्रेनी सेना की घुसपैठ ने रूस को चौंका दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा बलों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने रूस में ऑपरेशन पर देश के वरिष्ठ सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिरस्की के साथ चर्चा की थी। इससे पहले रूस ने कहा था कि टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की मदद से 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने मंगलवार सुबह कुर्स्क क्षेत्र में एंट्री किया। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे छात्रों के शव के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने कहा, मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वो कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। अल्लाह की फजल से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। छात्रों के आंदोलन पर बोलते हुए हसीना ने कहा, मैंने कभी उन्हें रजाकार नहीं बुलाया। देश में अस्थिरता लाने के लिए मेरे शब्दों को गलत तरह से पेश किया गया।
बांग्लादेश की जनता की मासूमियत का फायदा उठाते हुए ये साजिश रची गई है। इस्तीफे के बाद ये पहला मौका है जब हसीना का इस मामले में कोई बयान सामने आया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।